हेलो दोस्तों, कैसे हैं? मुझे लगता है कि सभी ठीक होंगे। मैंने ये एक नया कोर्स इंट्रोड्यूस किया है आज, जिसका नाम है रिसर्च मैथडोलॉजी। क्यों इंट्रोड्यूस किया है, इसके बारे में हम बात करते हैं और इससे आपको क्या फ़ायदा मिलेगा, ये सारी चीज़ें भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो रिसर्च मैथडोलॉजी का क्या मतलब है? सबसे पहले तो ये, अगर कोई जानता है तो मुझे कमेंट में बताए, नहीं जानता है तो जान जाएगा, वो भी मुझे बताएगा। ठीक है। तो क्या नाम है? रिसर्च मैथडोलॉजी। क्यों पढ़ना चाहिए? सबसे पहले किन बच्चों को पढ़ना चाहिए? तो जो यूजीसी का एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए तो है ही, नेट का। इसके अलावा जो पास कर चुके हैं और अपना रिसर्च सिनॉप्सिस बनाना चाहते हैं उनके लिए भी, और आखिरकार अगर आप रिसर्च फील्ड में हैं तब तो आपको ये जानना चाहिए। मेरे कोर्स में क्या अंतर है, मतलब यहाँ आपको क्या क्वालिटी मिलेगी? क्वालिटी ये है कि ग्राउंड बेस्ड, मतलब रियल, आपको रियल में आएगा कि भाई मैं अपना सिनॉप्सिस कैसे बनाऊं। ये आप कोर्स के साथ साथ जान जाएंगे। एक प्रैक्टिकल नॉलेज, एक होता है कि आप पास कर लिया, आपने यूजीसी नेट का पेपर पास कर लिया, बट आपको सिनॉप्सिस बनाना नहीं आता। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, है ना। और इससे आपके पेपर में भी हेल्प करेगी, जो बच्चे समझना चाहते हैं एक्चुअली में, है ना। वो रिसर्च मेथडोलॉजी कहाँ पे? ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस। मेरा नाम है उत्कर्ष दुबे, यूजीसी नेट क्वालिफाइड हूँ 2 टाइम्स प्लस। इसमें मैंने सर्टिफिकेट कोर्स भी लिया है आईआईटी रुड़की से। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन करेंगे कोर्स का। आज क्या है, तो ये कोर्स लगभग 4 से 5 वीक चलेगा मिनिमम, और मैक्सिमम इसको हम 7 से 8 वीक तक का ये वैसा तो कोर्स है ना। इसके अलावा देखो, जो पहला ओवरव्यू है क्या है, रिसर्च फिलॉसफी, ये 1 वीक का है। तो 1 वीक का आज ये वीडियो है, 2-3 दिन के बाद एक वीडियो और आएगी, मतलब 2 वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा ये जो कोर्स प्लान है, मतलब ये सेगमेंट। इसके बाद हम जब क्विज एंड टेस्ट कर लेंगे फिर हम इसके आगे का पढ़ाई करेंगे। रिसर्च फिलॉसफी पढ़ने वाले हैं, तो ये क्यों? सबसे पहले तो फिलॉसफी क्या होती है? फिलॉसफी जिसे यूनान कहता है, उसका मतलब होता है ज्ञान से प्रेम करना, क्योंकि सोफी लगा है तो सोफी का मतलब होता है लव, है ना, ज्ञान से प्रेम करना। भारत में बोलते हैं दर्शन, है ना। दर्शन का क्या मतलब है? किसी दृश्य को आप किस तरीके से देखते हैं, आप इस कॉस्मोस को, इस दुनिया को आप कैसे देखते हैं, वो आपका दर्शन हो गया ना। तो भारत में 9 दर्शन है, बाकी इसे हम वेस्टर्न फिलोसफी में पढ़ते हैं। ठीक है, ये फिलोसफी का पार्ट है। तो अगर हम किसी भी नए चीज को पढ़ते हैं या फिर अगर हम किसी नए सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, तो हमें सबसे पहले उसकी फिलॉसफी पढ़नी चाहिए, ताकि हमें समझ में आए कि इस सब्जेक्ट का रिलेवेंट क्या है, और उस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए हमें क्या, अपनी मेरी क्या वे ऑफ थिंकिंग होनी चाहिए। सपोज एक एग्जांपल देता हूँ, सपोज आप किसी कंट्री के बारे में जानना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप उस कंट्री की क्या पढ़िए, ऑफिशियल फिलॉसफी पढ़िए, है ना। सपोज अगर कोई इंडिया के बारे में जानना चाहता है, तो सबसे पहले वो इंडिया की ऑफिशियल फिलॉसफी वेदांत पढ़े, तो उसको पता चल जाएगा कि इस देश के लोगों की वे ऑफ थिंकिंग क्या है, इस देश के लोग कैसे सोचते हैं, है ना। फिर वो इस देश को जान सकेगा बहुत अच्छे से। और यही मैं सजेस्ट करता हूँ, अगर आप किसी नए सब्जेक्ट को पढ़ते हैं तो आप सबसे पहले उस सब्जेक्ट की फिलॉसफी पढ़िए, ताकि उस सब्जेक्ट की आप जो आत्मा है आप उसको जान पाएं। फिर आप उस सब्जेक्ट में एक्सपर्ट हो जाएंगे। एक्सपर्ट नहीं तो आप उस सब्जेक्ट को, जो वो सब्जेक्ट कहना चाहता है, जिसके लिए वो बनाया गया है, आप वो चीज़ें आप समझ पाएंगे। ठीक है। तो ऐसे भी हम जब रिसर्च पढ़ने वाले हैं, तो भाई सबसे पहले हम रिसर्च फिलॉसफी पढ़ते हैं। ठीक है। उसके बाद ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे, और आपको ये जो पढ़ के आपको समझ में आएगा कि हाँ वाकई मुझे आज पता चला कि रिसर्च क्या चीज़ है। राइट। चलो, सबसे पहले रिसर्च फिलॉसफी क्या चीज़ है। तो रिसर्च फिलॉसफी का जो मतलब है वो है, आप शोध को किस नज़रिए से देखते हैं, है ना। आपका नजरिया क्या है, किस नजरिए से आप देख रहे हैं। अब आप यहाँ पे एक चीज और पूछोगे, सर मुझे नजरिया भी तो मेरे पास होना चाहिए, एटलीस्ट कम से कम 3-4 नजरिया हो, जिससे हम समझ पाए कि भाई मैं इस नजरिए से देखूंगा। तो वो नजरिया क्या है? फिलॉसफी। वही मैं आपको पढ़ाऊंगा कि आपके पास एक नजरिया होगा रिसर्च को देखने का। फिर आप बताओगे कि हाँ सर मैं इस नजरिए से देख रहा हूँ, मैं इस नजरिए से देख रहा हूँ, मैं इस नजरिए से देख रहा हूँ। ठीक है। दूसरा क्या है? जो नॉलेज है, नॉलेज वो किस तरीके से आप समझते हैं कि नॉलेज क्या चीज है। राइट। कहने का मतलब यह है कि सत्य और ज्ञान को कैसे परिभाषित किया जाए, और अपने शोध में किस तरीके से उसे खोज किया जाए। राइट। ये आपका हो गया रिसर्च की फिलॉसफी का बेसिक। चलो आगे आते हैं।
एक लाइन में क्या कहना है? शोध की सोच, ज्ञान की समझ और वास्तविकता का नजरिया मिलके बनाता है रिसर्च फिलॉसफी। अब आपको ये बहुत बड़े बड़े टर्म्स लग रहे होंगे, लेकिन इसमें है कुछ भी नहीं, आप बस अभी से विद इन द वीडियो आप समझ जाएंगे। चलो, क्या चीज़ है? अब देखो, रिसर्च फिलॉसफी को वो जो नजरिया है वो तीन नजरिए पे डिपेंड है, मतलब उसको हम तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जो सबसे पहला है उसको हम बोलते हैं ओंटोलॉजी, दूसरे को बोलते हैं एपिस्टेमोलॉजी, और तीसरे को बोलते हैं एक्सियोलॉजी। इसको ऐसे ही याद कर लो या अभी समझ जाओगे तो याद हो जाएगा। ऑन्टोलॉजी, ऑन्टोलॉजी, ऑन्टोलॉजी का मतलब है यह सबसे पहले इस सवाल पूछता है कि वास्तविकता क्या है, रियलिटी क्या है, भगवान कैसे बने, दुनिया कैसी है ना, एंड ऑल, नेचर क्या है, सारी चीजें। तो वास्तविकता यानी रियल क्या चीज है, राइट? तो ये पूछा जाता है ऑन्टोलॉजी में। सपोज अब रियल जैसे दो चीज होगी, सारा चीज बस इन्हीं दो टर्म्स का है आज की क्लास में। सबसे पहला रियल क्या मतलब, सपोज मैं इस दुनिया को देखता हूँ कि दुनिया भाई ऑब्जेक्टिव है, वस्तुनिष्ठ है, जो बदल नहीं सकती, हर जगह स्थिर होती है। और जो चीज स्थिर होगी वो किस पे आधारित होगी? डेटा पे, फैक्ट पे, राइट, आंकड़े और फैक्ट पे। तो दुनिया ऑब्जेक्टिव है। दूसरा कहता है नहीं, दुनिया सब्जेक्टिव है, क्योंकि यहाँ पे अनुभव, अपना नजरिया काम आता है, तो ये सब्जेक्टिव है। और जो चीज सब्जेक्टिव होगी वो किस पे डिपेंड होगी? इंटरप्रिटेशन पे, कि कौन किसका इंटरप्रिटेट कैसे कर रहा है ना, वो इंटरव्यू पे, ह्यूमन एक्सपीरियंस पे, इस सब पे आधारित होगी। तो ऑन्टोलॉजी का मतलब है कि जो वास्तविकता है, जो रियलिटी है, उसका उसका स्वरूप क्या है? वो ऑब्जेक्टिव है, रियलिटी है, कैसा है ना, क्या चीज है वो। उदाहरण के रूप में देखते हैं, जैसे जैसे समाज में कोई कहता है कि गरीबी। अब गरीबी तो ऑब्जेक्टिविटी क्या है कि बेरोजगारी के आंकड़े देख लो, इससे माप लो, इससे पता चल जाएगा कि गरीबी क्या है। दूसरी चीज है व्यक्तिनिष्ठ, या क्या कहेगा कि भाई जो लोग गरीब हैं उनके अनुभव अलग अलग होंगे, और उनसे देख लो कि गरीबी क्या है। अब इसमें अंतर क्या है? अब सपोज जैसे कि अगर हमने ऑब्जेक्टिव वे में गए, तो ऑब्जेक्टिव वे में हमने क्या किया? डेटा कलेक्ट किया कि 100 लोग की पॉपुलेशन है, उसमें से 70 लोग अनएम्प्लॉयड है ना। तो बेरोजगार मतलब जो गरीबी है वो 70% है, ठीक है, मतलब ज्यादातर लोग गरीब है। अब जो व्यक्तिनिष्ठ होगा वो क्या कहेगा कि लोगों से पूछो, उनके अनुभव जानो। अब किसी के पास 100 रुपए है, अब वो कहेगा मेरे पास 100 रुपए है, मैं मोबाइल के रिचार्ज नहीं करा सकता हूँ, तो मैं गरीब हूँ। अब एक के पास 50 रुपए है, वो बोलेगा कि 50 रुपए में 50 रुपए है, अब वो बोलेगा कि मैं ठीक से खाना नहीं खा सकता हूँ दोनों टाइम का, तो मैं गरीब हूँ, है ना, मैं पुअर हूँ। तीसरा कहेगा, तीसरे के पास 1000 रुपए है, वो कहेगा कि मैं क्लब नहीं जा सकता हूँ, है ना, इसलिए मैं गरीब हूँ। तो अब ये तीनों पर्सन के लिए गरीबी क्या हो गई? अलग अलग हो गई, इनके एक्सपीरियंस अलग अलग हो गए। तो जो व्यक्तिनिष्ठ है वो कहेगा कि इनके अनुभव जानो, और यहाँ से पता लगाओ कि गरीबी क्या है। समझ में आई बातें? अब दो चीज है इस पूरे लेक्चर में, बस ऑब्जेक्टिविटी और सब्जेक्टिविटी का खेल है, और ये बहुत बड़ी चीज है रिसर्च में। चलो, अब अगला आता है एपिस्टेमोलॉजी। एपिस्टेमोलॉजी क्या कहता है कि ज्ञान का स्वरूप क्या है, जो ज्ञान है वो कैसे है। इसका कहने का मतलब है कि आपने अगर ये जाना कि सब्जेक्टिव है, मैं कहता हूँ कि गरीबी जो है वो सब्जेक्टिव मामला है, ठीक है, तो तुरंत एपिस्टेमोलॉजी क्या करेगा? हमसे सवाल पूछेगा कि कैसे जाने ये चीज, कैसे ज्ञान मिला कि ये सब्जेक्टिव है, राइट? सपोज अगर मैं कहता हूँ कि ऑब्जेक्टिव है, तो तुरंत ये सवाल पूछेगा कि कैसे जाने, यानी आप अपने शोध में किस प्रकार का डेटा लेंगे, पॉजिटिविस्ट या इंटरप्रेट करके। पॉजिटिविस्ट क्या कहेगा कि आंकड़े देखो, सर्वे देखो, सांख्यिकी से हमें पता चला कि ये ऑब्जेक्टिव है, जैसे साइंस का तरीका होता है। जो इंटरप्रेट करेगा वो कहेगा कि हमने लोगों से पूछा, साक्षात्कार किया, उनके विचार जाने, तो इससे पता चला कि ये सब्जेक्टिव है, राइट? अब जो तीसरी चीज है उसे बोलते हैं एक्सियोलॉजी। अब एक्सियोलॉजी की दो ब्रांच और निकलती है, एक को बोलते हैं एस्थेटिक यानी सौंदर्य शास्त्र, और दूसरे को बोलते हैं एथिक्स यानी नीति शास्त्र। यानी जो सवाल पूछता है, मतलब सवाल पूछता है कि भाई जो शोध करता है, चलो आपने ये जान लिया कि सब्जेक्टिव है या ऑब्जेक्टिव है, उसके बाद आपने बता दिया कि हमने ये चीज़ डेटा लेके जाना है या हमने लोगों से इंटरव्यू वगैरह लिया। अब जो तीसरी चीज़ है वो कहेगा जिसने ये सारे काम किए उसके अपने पर्सनल
वैल्यूज या मोरालिटी क्या है ना। क्योंकि कहीं उसने उन लोगों का ही तो डेटा नहीं लिया जो अ, उसके नस्ल के थे या उसके कास्ट के थे या उसके रिलीजन के थे, है ना। कहीं वो रेसिस्ट तो नहीं है ना। उसने जो डेटा लिया उसमें उसने मेल फीमेल का कोई अंतर तो नहीं किया, है ना। मतलब कहने का मतलब ये है कि इसको प्लेगरिज्म से कंफ्यूज मत करना, क्योंकि ये वैल्यू सेट करता है जो रिसर्च करता है, क्योंकि उसके जो पर्सनल वैल्यूज एंड एथिक्स हैं वो इसमें बहुत काम आते हैं। क्योंकि वो अपने पर्सनल वैल्यूज और एथिक्स से क्या करता है, रिसर्च को मैनिपुलेट कर सकता है। इसलिए एक्सोलॉजी में हम एक वैल्यू सेट करते हैं कि एक जो रिसर्चर होता है उसके कम से कम ये वैल्यूज और ये इस मोरालिटी से उसे काम करना चाहिए। इसीलिए इसको हम फिलोसफी में इंट्रोड्यूस करते हैं कि भाई एक तो ऑन्टोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी और एक्सियोलॉजी, ये तीन चीज मिलके जब ये तीन चीजें हम समझ पाएंगे तब हम आगे फर्दर रिसर्च की बात कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ तक बात हो सकता है समझ में आ गई हो, नहीं भी आएगी तो भी हम इस पूरे लेक्चर के दौरान आपको इतना सा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। चलो, अब रिसर्च फिलोसफी देखो। पॉजिटिविज्म क्या करता है, वास्तविकता स्थिर है। यह कहता है कि भाई जो रियलिटी है वो क्या है, स्टैटिक है, स्थिर है। अब जो चीज स्थिर होगी उसका डेटा होगा, उसके स्टैटिक्स होंगे, मतलब उसके आंकड़े होंगे, है ना, वो फैक्ट बेस्ड होगा। ठीक है, तो सर्वे कर सकते हैं, आंकड़े का प्रयोग कर सकते हैं, ये सारी चीजें। जो इंटरप्रेट करेगा मतलब जो व्यक्तिनिष्ठ होगा, वो क्या करेगा कि सब्जेक्टिव है। और जब सब्जेक्टिव है तो मतलब ये क्या कहेगा, रियलिटी क्या है, सब्जेक्टिव है। और जब सब्जेक्टिव है तो कैसे पता चला, तो हमने लोगों से इंटरव्यू लिए, केस स्टडी की, ऑब्जर्वेशन किया, इससे हमें पता चला कि क्या है, सब्जेक्टिव है। प्रैग्मेटिज्म क्या कहता है, प्रैग्मेटिज्म ये कहता है कि जो सही है, जो काम करे वही सही है, यानी प्रैक्टिकल रूप। प्रैक्टिकल रूप का क्या मतलब है, एक एग्जांपल से समझो, मैं बताता हूँ प्रैग्मेटिज्म क्या है। एक होते हैं सोशलिस्ट, एक होते हैं कैपिटलिस्ट, राइट। इन दोनों को मिला के क्या क्या बनता है, मिक्स्ड इकोनॉमी। प्रैक्टिकल रूप क्या है, मिक्स्ड इकोनॉमी। आप ना पूरे सोशलिस्ट से अपना देश चला सकते हैं, ना आप पूरे कैपिटलिज्म से अपना देश चला सकते हैं। अपना देश कैसे चलाएंगे, मिक्स्ड इकोनॉमी से, इन दोनों को मिला के। बस प्रैग्मेटिज्म वही है कि ना आप ये देखो कि फैक्ट ही है सब कुछ, ना आप ये देखो कि सब कुछ क्या है व्यक्तिनिष्ठ है, ना सब कुछ सब्जेक्टिव है। आप इन दोनों को लेके चलो, फिर आप जानो कि रियलिटी क्या है और यही प्रैक्टिकल है, तब आप अपने सही रिसर्च पे आप पहुंच पाओगे। तो अब जो चीज फैक्ट पे बेस्ड होगा, है ना, जो चीज पॉजिटिविस्ट होगा, उसका मतलब क्या है, वहां पे क्वांटिटी आ रही है, डेटा आ रहा है, तो क्वांटिटी होगा। और जहां पे सब्जेक्टिव होगा वहां पे जाहिर सी बात है कि क्वालिटी आएगी, तो वहां पे क्या होगा, क्वालिटी आएगी। और व्यवहारिक तौर पे क्या है, मिक्स्ड, कि आप क्वांटिटी प्लस क्वालिटी आप दोनों लेके चलो, और इन दोनों को क्या बोलते हैं, प्रैग्मेटिज्म। ठीक है, तो व्यवहारिक है। और इसका जो आलोचना की जाती है, आलोचना क्या है कि भैया वास्तविकता तो मौजूद है, लेकिन उसे पूरी तरीके से समझना आसान काम नहीं है। गहरे सामाजिक ढांचे और कारणों की खोज करनी होती है, तब जाके हम रियलिटी को समझ पाते हैं, है ना। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इन शॉर्ट अगर हम देखें तो इन शॉर्ट मैं आपको एक जगह पे समझाने की कोशिश करता हूँ, यहाँ पे मैं आपको समझा रहा हूँ। देखो, सबसे पहले रिसर्च फिलोसफी में हमने क्या जाना कि जो रिसर्च फिलोसफी है वो उसको हमने तीन पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहला क्या है, ऑन्टोलॉजी। ऑन्टोलॉजी का मतलब है कि रियलिटी क्या है ना। दूसरी चीज है एपिस्टेमोलॉजी, जिसमें हम जानते हैं कि रियलिटी जो हमने जानी उसका नेचर क्या है, यानी जो डेटा हमने लिया वो कहाँ से लिया, कैसे लिया। दूसरा है एक्सियोलॉजी, जिसमें हम जानते हैं, जहाँ पे हमेशा वैल्यूज और एथिक्स की बात होती है ना, कि जो रिसर्चर है उसके वैल्यूज और एथिक्स क्या है। अब ये तीनों चीजें मिलके अगर इसको हम थोड़ा शॉर्ट में देखें तो ये बेसिकली किसकी बात कर रहा है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव की, है ना। कि क्या चीजें ऑब्जेक्टिव है, क्या चीजें सब्जेक्टिव है। अगर चीजें सब्जेक्टिव हैं तो उसमें हम डेटा कैसे ले रहे हैं, इंटरव्यूज वगैरह से डेटा ले रहे हैं। मैं एक आपको एग्जांपल बताता हूँ। मैं जेएनयू में गया था इंटरव्यू के लिए, तो जो प्रोफेसर थी उन्होंने मुझसे पूछा कि आपने ये जो डेटा लेकर आए हो
ये आपको ये आइडिया कहाँ से आया? तो मैंने उनको कहा कि मैम मैंने इंटरव्यू देखा। उन्होंने कहा कि इंटरव्यू तो वैलिड सोर्स है ही नहीं। उन्होंने इतना कॉन्फिडेंट होके बोला, और मैं वहाँ पे कंफ्यूज कर गया कि हाँ मैम इंटरव्यूज तो वैलिड सोर्स है ही नहीं, जबकि ये तो गलत है। मुझे ये कहना चाहिए था कि मैम मैं मानता हूँ कि इंटरव्यू तब वैलिड सोर्स नहीं होता जब वो पर्सनल इंटरव्यू होता है या फिर जब वो रिकॉर्डेड नहीं होता। लेकिन मैंने जो इंटरव्यू देखा है वो डीडी नेशनल पे एक रिकॉर्डेड इंटरव्यू है, और वो एक ऑथेंटिक पर्सन का इंटरव्यू है, क्योंकि वो एचओडी है ना। फिर वो इंटरव्यू क्या है, वैलिड है। तो इस बात को ध्यान में रखना है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक हो गई थी, यहाँ तक हो गया था, यहाँ तक हो गया था। एग्जाम्पल में कुछ एग्जाम्पल से चीजें और समझ में आएगी। मान लेते हैं कि एजुकेशन में टेक्नोलॉजी का क्या प्रभाव है, इस पे हमें रिसर्च करना है। ठीक है, तो जो पॉजिटिविस्ट होगा वो क्या कहेगा कि कितने बच्चों के अंक सुधरे इसका आंकड़ा लेकर आओ। सपोज ये एक क्लास है, इसमें 5 बच्चे बैठ के अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक, अब क्या हुआ कि प्रिंसिपल आए, बोले कि अब तक जो बोर्ड था, सॉरी अब तक जो बोर्ड था ब्लैक बोर्ड पे पढ़ने की जगह पे यहाँ पे क्या करो, डिजिटल बोर्ड लगाओ। ठीक, अब जो पॉजिटिविस्ट होगा वो क्या कहेगा कि डिजिटल बोर्ड तो लगा दो, लेकिन डिजिटल बोर्ड लगाने से बच्चों के जो अंक में कितना सुधार आया है इसका डेटा लेकर आओ, तब पता चलेगा कि क्या प्रभाव पड़ रहा है, पॉजिटिव प्रभाव पड़ रहा है, नेगेटिव प्रभाव पड़ रहा है। जो इंटरप्रेट करेगा वो क्या कहेगा कि बच्चों और टीचरों से बात करो, कि उनके एक्सपीरियंस को जानो कि वो कंफर्टेबल हुए कि नहीं हुए, उनको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। फिर इससे पता चलेगा कि पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ा या नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा। अब प्रैग्मेटिज्म क्या बोलेगा कि भैया दोनों लोग अपना अपना डेटा ले आओ, दोनों डेटा को मिला के देखो कि पॉजिटिव पड़ा या नेगेटिव पड़ा। बात समझ में आई? चलो आगे। थैंक यू आ गया, लेकिन इस चीज़ को मैं थोड़ा सा और एलोबरेट कर देता हूँ। रिसर्च पैराडिगम क्या है? रिसर्च पैराडिगम वो है कि पैराडिगम का मतलब है सोचने और शोध करने का पूरा ढांचा। पूरा ढांचा क्या है? ये 3 बातों पर आधारित होता है। ओंटोलॉजी का मतलब क्या है, वास्तविकता क्या है, हमने पहले इसको जान ली कि भैया जो वास्तविकता है जिसको हम वास्तविकता ले रहे हैं वो हमारा सब्जेक्टिव है या ऑब्जेक्टिव है, ये हमने जान लिया। उसके बाद एपिस्टेमोलॉजी, ज्ञान की समझ, यानी ज्ञान कैसे मिलेगा, हमें कैसे पता चलेगा कि वो ऑब्जेक्टिव है या सब्जेक्टिव है। ठीक है, ज्ञान हमें कैसे मिलेगा। तीसरा क्या है, मेथडोलॉजी, रिसर्च करने के लिए कौन से टूल और तकनीक आप अपनाएंगे। राइट, हमने देखो, हमने सबसे पहले पता चला कि भाई हमने गरीबी को क्या माना, सब्जेक्टिव माना। अब उसके बाद हम हमें क्या कि अब ज्ञान हमें कैसे मिलेगा, तो हमें पता चला कि हमें इंटरव्यू कंडक्ट करना पड़ेगा, सर्वे कंडक्ट करना पड़ेगा। तीसरी चीज, इस इंटरव्यू और सर्वे को कंडक्ट करने के लिए हम कौन से टूल और तकनीक का इस्तेमाल करेंगे, वो हमारी हो जाएगी मेथडोलॉजी। ठीक है, ये 3 चीज। तो यहाँ से हम शुरू करेंगे, फिर ये आ जाएगा। और डिटेल में समझना है तो और डिटेल में क्या है कि अब यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। अब पॉजिटिविज्म, वास्तविकता ऑब्जेक्टिव है, यानी बाहर मौजूद है, स्थिर और मापी जा सकती है। ठीक है, ज्ञान ऑब्जर्वेशन और मेजरमेंट से मिलता है, यह क्या कहेगा, पॉजिटिविज्म कहेगा। याद रखना। मेथड क्या हो सकता है, जैसे कि हमने सर्वे, एक्सपेरिमेंट, स्टैटिकल एनालिसिस ये सब किया, और इससे हमें पता चला कि हाँ। ठीक है, एग्जाम्पल में 1000 छात्रों का टेस्ट रिजल्ट से शिक्षा की गुणवत्ता मापना, कि हमने डिजिटल बोर्ड लगाया था, उससे 1000 छात्रों के स्कोर में क्या हुआ, बढ़ोतरी हुई है, तो हमें पता चला कि हाँ पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा है। दूसरी चीज, इसको हम कंस्ट्रक्टिज्म भी बोलते हैं। तो एक इंटरप्रेट करने वाला आदमी क्या बोलेगा कि वास्तविकता जो है वो सब्जेक्टिव है, हर व्यक्ति का अलग अलग अनुभव है, कि हमने क्लास में डिजिटल बोर्ड लगाया था, उससे टीचर कंफर्टेबल फील हुए, बच्चे भी कंफर्टेबल फील हुए, और उन्होंने सुचारू रूप से अपने क्लास को पूरा किया। तो अब इससे ज्ञान क्या हुआ, मानव अनुभव और व्याख्या से मिलता है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इंटरव्यू करेंगे, केस स्टडी करेंगे, एथनोग्राफी करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल, छात्रों से इंटरव्यू करके जाना कि टेक्नोलॉजी को कैसे अनुभव करते हैं। ठीक है, तो ये क्या कहेगा, इंटरप्रेटिज्म वाला इंसान कहेगा। क्रिटिकल पैराडिगम क्या है, वास्तविकता समाज के ढांचे जैसे वर्ग, जाति, लिंग से प्रभावित होती है ना। रियलिटी क्या है, ये समाज के ढांचों से प्रभावित होती है ना। जैसे इंडिया में आप आओगे तो वहाँ पे जब दो लोग मिलते हैं तो वो नमस्ते करते हैं, आप यूरोप में जाओगे तो वहाँ पे हाथ मिलाते हैं, है ना। तो ये चीज है, तो ये जो सिंबोलिज्म है ये क्या करता है, रियलिटी को हो सकता हो कि वो प्रभावित कर सके। ज्ञान का उद्देश्य केवल
समझना ही नहीं, हम बस खाली समझने के लिए ज्ञान अर्जित नहीं करते, बल्कि समाज में बदलाव आना भी जरूरी होता है, क्योंकि उस ज्ञान का यूज जब तक ना हो तब तक वो यूजलेस नॉलेज है। तो इसमें क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस या पार्टिसिपेटरी रिसर्च, राइट। एग्जाम्पल कि शिक्षा व्यवस्था में जाति लिंग आधारित असमानता टेक्नोलॉजी के माध्यम से बनी रहती है। ठीक है, ये इसका क्रिटिकल पैराडिगम है। दूसरा चीज है प्रैग्मेटिज्म, कि मतलब वास्तविकता और ज्ञान का आधार व्यवहारिकता है। ठीक है, तो रियलिटी और ज्ञान का जो बेस है वो जो व्यवहारिक है वही जानो, मतलब सही वही है जो काम करे और समस्या सुलझाए। ये क्या कहता है, प्रैग्मेटिज्म, यानी इसको व्यवहारिकता भी बोलते हैं। तो इसमें मेथड, मिक्स मेथड, मतलब क्वालिटी और क्वांटिटी आप दोनों का यूज करें। सर्वे से आंकड़े भी लेना जरूरी है और इंटरव्यू भी आप करें, तभी आप क्या करते हैं, आप दोनों चीजों का यूज कर पाएंगे, यानी आप मिक्स मेथड का यूज कर पाएंगे। ठीक है, अगले पे हम आते हैं। तो बेसिकली वही है पैराडिगम, रिसर्च पैराडिगम, मतलब पॉजिटिविस्ट आप समझ गए हैं, आप इंटरप्रिटेशन भी आप समझ गए, क्रिटिकल पैराडिगम भी समझ सके हैं कि सोशल जस्टिस, पावर रिलेशन, इन सब के बारे में। और प्रैग्मेटिज्म आप क्या समझते हैं कि प्रैक्टिकल सॉल्यूशन और मिक्स्ड मेथड, ये आपका प्रैग्मेटिज्म है। ठीक है, तो थैंक यू। आई होप आपको समझ में आया होगा ये छोटा सा लेक्चर। और जो लोग स्कॉलर बनना चाहते हैं या फिर जो लोग स्कॉलर हैं वो इसको सब्सक्राइब करें, ताकि आप रिसर्च को बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएं। बस आप इस पूरे कोर्स को आज जितना भी, मतलब जो मैंने कोर्स आज डिजाइन किया था, मैंने इसमें आपको दो चीजें पढ़ा दी है। जैसे कि आपको मैंने रिसर्च फिलोसफी और रिसर्च पैराडिगम ये मैंने आपको पढ़ा दिया है। अब डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ द रिसर्च पैराडिगम मैंने भी आपको पढ़ा दिया। अब जो टाइप ऑफ द रिसर्च है ये मैं आपको पढ़ाऊंगा, इसके साथ साथ जो इसका अगला टॉपिक है वो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो आप मेरे 2-3 लेक्चर आप लीजिए, फिर आपको पता चलेगा कि अच्छा ये होता है रिसर्च, है ना, ये थॉट आएगा। थैंक यू, बाकी बने रहिएगा, नमस्कार।